नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मनप स्टोरीज में। दोस्तों, ये नई कहानी है जिसको आज हम शुरू करते हैं और इसका नाम है विश्वास का मरहम। तो चलिए इस कहानी को हम स्टार्ट करते हैं। ईशा आज कुछ उखड़ी उखड़ी थी। उसे शिवम पर बहुत गुस्सा आ रहा था। ईशा गुस्से में मुंह बनाते हुए, क्या मैं तुम्हें एक एडवाइस दे सकती हूँ? लंच ब्रेक होने के बाद जैसे ही शिवम ने अपने फाइल से ध्यान हटाया, वैसे ही बगल वाली सीट पर बैठी उसकी सहकर्मी ईसा ने एक प्रस्ताव रख दिया। ऑफ कोर्स, शिवम ने बिना सोच विचार किए ईसा के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। कैन यू वेट फॉर जस्ट ए फ्यू सेकेंड? ईसा ने अपनी सीट से उठकर लंच रूम की ओर जा रहे लोगों की ओर सरसरी नज़र से देखने के बाद शिवम से पूछा, तो उसने ओके कहकर उससे ध्यान हटा लिया। ईसा, किसी की फ्रेंडशिप हासिल करने के लिए अपनी झूठ बोलने की आदत जितनी जल्दी हो सके छोड़ दो, क्योंकि ऐसा करके तुम जिन जिन लोगों की फ्रेंडशिप हासिल करोगे, तुम्हारा बोला गया झूठ उन लोगों के सामने आने पर वे लोग तुम्हें अपना फ्रेंड समझना तो दूर रहा, बात करने लायक भी नहीं समझेंगे। जैसे ही 1.5-2 मिनट बाद पूरा ऑफिस खाली हुआ, वैसे ही ईसा ने शिवम से अपनी बात कह दी। शिवम, क्या तुम्हारा कहने का मतलब ये है कि मैंने तुम्हारे साथ फ्रेंडशिप करने के लिए तुमसे कोई झूठ बोला है? ईशा, हाँ। शिवम, ठीक है। अब एक काम करो, ये भी बता दो कि मैंने तुमसे फ्रेंडशिप करने के लिए कौन सा झूठ बोला था? ईशा, करीब 4-5 माह पहले जब तुमने मेरे सामने फ्रेंडशिप के लिए हाथ बढ़ाया था और मैंने ये कहकर तुम्हारा हाथ थामने से इनकार कर दिया था कि मैं अजनबियों से बात नहीं करती और मेल पर्सन के साथ तो बिल्कुल दोस्ती नहीं करती हूँ, तो क्या तुमने मुझसे ये नहीं कहा था कि तुमने भी पहली बार ही किसी फीमेल पर्सन के साथ दोस्ती करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया है? शिवम, हाँ, कहा था, लेकिन इसमें मैंने तुमसे कोई झूठ नहीं कहा था। बताओ, झूठ क्या था? ईशा, तुम्हारा वो पूरा का पूरा स्टेटमेंट ही फॉल्स था, क्योंकि उस समय तुम्हारी ऑलरेडी एक फीमेल फ्रेंड थी। शिवम, कमाल है यार, मेरी उस समय कोई फीमेल फ्रेंड थी और इसके बारे में मुझे न तब पता था और ना ही अब पता है, और तुम्हें इसके बारे में पता है। अब मुझे ये भी बता दो कि इसके बारे में कि वो हिडन फ्रेंड कौन है जो सिर्फ तुमको ही दिखाई देती है? ईशा, शिवम, तुम झूठ बोलकर मुझे बेवकूफ़ नहीं बना सकते, और इस तरह झूठ बोलकर तुम सिर्फ मेरा और अपना दोनों का टाइम वेस्ट कर रहे हो, क्योंकि तुम अपने इस झूठ को छुपाने के लिए और भी 100 झूठ बोलोगे और उन सब के बावजूद भी तुम उसे छुपा नहीं पाओगे। शिवम, यार, ना मैंने तुमसे कभी कोई झूठ बोला है और ना ही मैं अपने बोले हुए किसी भी झूठ को छुपाने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर भी तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है ये तो मैं नहीं जानता, पर मैं तुम्हारे इस शक के लिए कुछ नहीं कर सकता हूँ। कहकर शिवम अपनी सीट से उठा और ऑफिस से बाहर निकल गया। लंच टाइम ओवर होने ही वाला था। ईसा के सभी कलीग्स लंच फिनिश करके अपनी अपनी सीट पर आने लग गए थे। तुम आज लंच बॉक्स लेकर नहीं आई थी क्या? लंच करके अपनी सीट पर वापस जा रही ईसा की एक अन्य कलीग मीनाक्षी ने उसके सामने से गुजरते समय रुककर उससे सवाल किया। नहीं दीदी, आज नहीं ला पाई, ईसा ने अनमने ढंग से मीनाक्षी को जवाब दिया। मीनाक्षी, क्यों? ईसा, आज मेरी कुक की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए वह समय पर लंच तैयार नहीं कर पाई और मम्मी घर पर नहीं थी, सो। मीनाक्षी, तो मुझे कॉल कर देती, मैं तुम्हारे लिए भी लंच लेकर आ जाती, या फिर अभी बता देती तो मैं अपना लंच तुम्हारे साथ शेयर कर लेती। आज तुम्हारे अलावा शिवम भी लंच करने के लिए नहीं आया, तो मुझे लगा कि आज तुम दोनों सीट पर ही लंच कर रहे होंगे, इसलिए तुम्हें नहीं बुलवाया। अदरवाइज मुझसे इतनी बड़ी गलती नहीं होती। ईशा, अरे दीदी, आप इतनी सी बात के लिए इतनी परेशान क्यों हो रही हैं? आप छोड़िए इस बात को और रिलैक्स होकर अपना काम कीजिए। मुझे भूख लगेगी तो मैं बॉबी भैया से कहकर अपने लिए सामने वाले रेस्टोरेंट से कुछ मंगा लूँगी। ठीक है, कहकर मीनाक्षी आगे बढ़ गई। 1-1.5 मिनट बाद जब शिवम अपनी सीट पर वापस आया, तो ईशा ने रूखे स्वर में उससे सवाल किया। ईशा, कहाँ गए थे? शिवम ने ईसा की ओर देखे बिना ही उसके सवाल का जवाब दिया। कहीं नहीं।
सामने कंपाउंड में घूम रहा था और फिर अपने काम में व्यस्त हो गया। ईशा, मेरी कॉलोनी में रहने वाली पल्लवी सेठी को कब से जानते हो? शिवम, करीब 3 साल से। ईशा, उससे भी यही बोलकर फ्रेंडशिप की थी क्या कि तुम पहली बार किसी फीमेल पर्सन के सामने फ्रेंडशिप के लिए हाथ बढ़ा रहे हो? शिवम, ये क्या बकवास कर रही हो तुम? कुछ भी बोल देती हो यार। वो मेरी फ्रेंड नहीं है, मेरी सिस्टर की फ्रेंड है। ईशा, तो फिर तुमने आज सुबह उसके घर जाकर वो वॉच क्यों गिफ्ट की, जिसे कल शाम को खरीदते समय तुमने मुझे ये बताया था कि वो तुम अपनी सिस्टर के रिजल्ट आने पर उसे गिफ्ट करने के लिए खरीद रहे हो? शिवम, वो वॉच मैंने उसे गिफ्ट नहीं की, बल्कि सिस्टर को गिफ्ट करने के लिए ही उसे दी थी। ईशा, ये क्या बात हुई यार? ऐसी भी क्या बात हुई जो तुम अपनी ही बहन को सीधे गिफ्ट करने की बजाय किसी और के थ्रू गिफ्ट भिजवा रहे हो? कहीं तुम्हारा बहन भाई का कोई झगड़ा तो नहीं हुआ? शिवम, नहीं, मेरा मेरी बहन के साथ कोई झगड़ा नहीं हुआ है। बस कोई मजबूरी है मेरी, जो मुझे उसको किसी और के थ्रू गिफ्ट भेजना पड़ रहा है। ईशा, ऐसी भी कोई मजबूरी हो सकती है क्या, जिसकी वजह से किसी भाई को उसके साथ एक ही घर में रहने वाली अपनी बहन को उसके लिए गिफ्ट किसी और के थ्रू देनी पड़े? शिवम, इस दुनिया में बहुत सी ऐसी मजबूरियां होती हैं जिनकी वजह से इंसान को ऐसे बहुत सारे काम करने पड़ते हैं जिनकी सामान्य इंसान कल्पना भी नहीं कर पाता। ईशा, बाकी सब छोड़ो और मुझे सिर्फ ये बताओ कि तुमने अपनी ही बहन को गिफ्ट डायरेक्ट ना देकर उसकी फ्रेंड के थ्रू क्यों दी? शिवम, बस ये बैड लक है हमारा भाई बहन का। उसकी मम्मी और उसके रियल ब्रदर के साथ उसका कोई भी डिस्प्यूट ना हो, बस इसलिए। ईशा, तो क्या वो तुम्हारी रियल सिस्टर नहीं है? शिवम, तुम्हारे इस क्वेश्चन का आंसर हाँ या ना में दिए जाना इम्पॉसिबल है, क्योंकि वो हमारी सोसाइटी की मान्यताओं के अकॉर्डिंग तो मेरी रियल सिस्टर ना होकर स्टेप सिस्टर है। पर हम दोनों को एक दूसरे की आइडियल सिस्टर और ब्रदर जितना ही लगाव है। ईशा, ओह, तो मैं अब समझी कि तुम दोनों के इस लगाव से तुम्हारी स्टेप मदर और तुम्हारे स्टेप ब्रदर को दिक्कत होती होगी, इसलिए तुम दोनों को एक दूसरे के प्रति इस लगाव को उन लोगों से छिपा कर रखना पड़ता होगा। एम आई राइट? शिवम, राइट। ईशा, आई एम रियली सो सॉरी यार। मैंने बिना सोचे समझे मुझे जो दिखा उसे ही सच मानकर तुम्हें उल्टा सीधा सुना दिया। आई नो, मेरी इस बेवकूफ़ी से तुम जितने हर्ट हुए हो उसके लिए मेरा सॉरी कहना बहुत छोटा कंपनसेशन है। इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि मैं तुम्हें अपनी इस गलती के लिए एज ए कंपनसेशन तुम्हारी कोई मनपसंद गिफ्ट दूंगी। बोलो तुम्हें क्या चाहिए? शिवम, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तुम इस तरह की गलत फहमी में मत पाला करो, क्योंकि तुम जानती हो ना कि इस दुनिया में हर मर्ज की दवा है, बस शक की कोई दवाई नहीं है। और शक का कीड़ा जब एक बार लग जाता है तो हर रिश्ते को चाट कर रख देता है। ईशा, सॉरी यार, पर तुम कुछ भी लेने से मना करके क्या तुम चाहते हो कि मैं अपनी इस गलती को याद कर करके हमेशा दुखी होती रहूं? शिवम, नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं चाहूँगा। ईशा, तो फिर इमीडिएटली मुझे अपनी चॉइस को कोई भी गिफ्ट बता दो जो तुम्हें मैं दे सकूं। शिवम, इसके बारे में आज रात को आराम से सोचकर तुम्हें कल बता दूंगा। अब तुम बातें बंद करो और काम स्टार्ट करो, अदरवाइज वो खड़ूस बॉस अपने केबिन से बाहर आ गया और हमें बातचीत करते देख लिया तो बेवजह उसकी दो चार उल्टी सीधी बातें सुननी पड़ जाएंगी। ईशा, यू आर राइट, बट मैं जब तक कुछ खा ना लूँ तब तक काम स्टार्ट नहीं कर पाऊंगी। शिवम, क्यों, आज तुमने लंच नहीं किया क्या? ईशा, अरे लंच की छोड़ो, मैंने तो इस गलतफहमी की वजह से सुबह से ब्रेकफास्ट भी नहीं किया है। शिवम, हे भगवान, क्या करूं मैं इस लड़की का? अब जाओ, लंच करके आ जाओ। ईशा, वो तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि तुमसे गुस्सा थी तब तक मुझे भूख महसूस नहीं हो रही थी, पर जैसे ही मेरा गुस्सा उतरा मेरे पेट में चूहों ने कबड्डी खेलना शुरू कर दी है। बट प्रॉब्लम ये है कि शिवम, डोंट वरी, वो खड़ूस आएगा तो मैं उसे कैसे भी करके संभाल लूँगा। ईशा,
अरे, मैं उस खड़ूस के आने और मुझे सीट पर न देखकर भड़कने के डर से लंच करने जाने के लिए आनाकानी नहीं कर रही हूँ, बल्कि तुम्हें ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि मैं आज लंच बॉक्स लेकर ही नहीं आई हूँ, तो खाऊंगी क्या? शिवम, नो प्रॉब्लम। आज मुझे कुछ भूख नहीं थी, शायद डाइजेशन कुछ गड़बड़ है, इसलिए मेरा लंच बॉक्स रखा हुआ ही है, तो तुम मेरा लंच बॉक्स ले जाओ। ईशा, फिर तुम क्या खाओगे? शिवम, अभी तो मेरा कुछ भी खाने का मूड नहीं है। अगर बाद में भूख लगी तो मैं टी टाइम में बॉबी भैया से कुछ मंगवा कर खा लूँगा। ईशा, प्रॉमिस? शिवम, प्रॉमिस। थैंक्स कहकर ईशा ने शिवम की डेस्क के नीचे से एक थैला उठाया और ऑफिस में एम्प्लॉयज़ के लंच के लिए बने लंच रूम की ओर बढ़ गई। करीब 10 मिनट बाद ईशा ने अपनी सीट पर वापस आकर शिवम से कहा, ईशा, खाना काफ़ी टेस्टी था, ज़रूर तुम्हारी बहन ने बनाया होगा। शिवम, तो और कौन बनाएगा? मेरी स्टेप मदर मेरे लिए लंच तैयार करना तो दूर की बात है, कभी चाय कॉफ़ी तक नहीं बनाती। ईशा, इस बात को लेकर तुम्हारे पापा तुम्हारी ईशा की बात काटते हुए शिवम, ईशा, अब तुम टी टाइम तक ना कुछ बोलोगी और ना ही कुछ पूछोगी, ओके? ईशा, ओके, बट इसके लिए तुम्हें इमीडिएटली ये बताना पड़ेगा कि तुम अपनी गिफ्ट के बारे में बताने के लिए कल कहाँ मिल रहे हो, क्योंकि कल संडे है, इसलिए यहाँ तो हमारी मुलाकात होना पॉसिबल नहीं है। शिवम, मन ही मन, कितनी जिद्दी है ये लड़की, जब तक इसे नहीं बता दूंगा तब तक मुझे ये कोई भी काम नहीं करने देगी। अरावली रेस्टोरेंट में करेक्ट 3:30 बजे। ईशा, थैंक्स कहकर अपने काम में व्यस्त हो गई। संडे को अरावली रेस्टोरेंट में बैठी ईशा शिवम का इंतजार कर रही थी। वो 3 बजे ही पहुंच गई थी और उसे इंतजार की वो घड़ियां बहुत लंबी लग रही थी। तभी उसे शिवम आता दिखाई दिया। थैंक गॉड, ये लड़का आ तो गया। हाय ईशा, शिवम ने कहा। ईशा, हाय, तुम इतने लेट क्यों आए हो? तुम्हें पता है मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। शिवम अपनी रिस्ट वॉच पर नज़र डालते हुए, हेलो मैडम, यह देखो मैं तो 5 मिनट पहले ही आ गया हूँ। अब तुम इतनी जल्दी आकर बैठोगी तो इसमें मेरी क्या गलती है? देखो, अभी भी 3:25 हुई है, जबकि मैंने 3:30 का कहा था। इसका मतलब मैं अभी भी 5 मिनट पहले ही पहुँच गया हूँ। ईशा, ओके ओके, अब कुछ खाने का ऑर्डर करो, मुझे भूख लग रही है। शिवम, तो बताओ क्या खाना है तुम्हें और क्या पियोगी? मैं तो डार्क कॉफ़ी ले रहा हूँ। ईशा, ऐसा करो, पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दो और मेरे लिए कोल्ड कॉफ़ी विद एक्स्ट्रा क्रीम। शिवम पिज़्ज़ा ऑर्डर करता है, फिर वेटर से एक हॉट डार्क कॉफ़ी और एक कोल्ड कॉफ़ी विद एक्स्ट्रा क्रीम। वेटर ऑर्डर रखकर चला जाता है। ईशा, यार प्लीज़ अब तो बता दो कि तुम्हें गिफ्ट में क्या चाहिए। ईशा ने अपने सामने रखा पिज़्ज़ा खाना शुरू करने के साथ ही अपनी बात भी शुरू कर दी। शिवम, मुझे तुमसे एज ए गिफ्ट तुम्हारी शादी का कार्ड चाहिए। जवाब देकर शिवम ने अपने सामने रखी कॉफ़ी का प्याला उठा लिया। ईशा, यार जब मैं तुम्हें बता चुकी हूँ कि मेरा कभी भी शादी न करने का डिसीजन किसी सिचुएशन में चेंज नहीं होगा, तो फिर तुम क्यों बार बार घुमा फिरा कर मुझे अपनी ये डिसीजन चेंज कराने की कोशिश करते रहते हो? प्लीज़ अब फिर कभी इस टाइप की कोशिश मत करना, क्योंकि तुम्हारी इस टाइप की कोशिश का पॉजिटिव रिजल्ट आने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, और ऊपर से तुम्हारी कोशिश वेस्ट जाने की वजह से मैं बहुत हर्ट हो जाती हूँ। शिवम, ओके, अब मैं कभी इस टाइप की कोशिश नहीं करूँगा, पर तुम्हें इस डिसीजन को लेने का रीज़न मुझे बताना पड़ेगा। ईशा, सॉरी, मैं इसकी वजह भी तुम्हें नहीं बता पाऊँगी। शिवम, तो फिर मैं भी तुमसे कोई गिफ्ट नहीं लूँगा। ईशा, शिवम, तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा कि तुम ऐसी बातें करके अपनी फ्रेंडशिप की कंडीशंस को ब्रेक कर रहे हो? क्या तुम्हें याद नहीं है कि हमारी फ्रेंडशिप जिन शर्तों पर तय हुई थी, उसमें से ये एक मेन शर्त थी कि तुम ना तो खुद कभी मुझसे शादी करने के लिए मुझे प्रपोज करोगे और ना ही किसी और के साथ मेरी शादी करने के लिए मुझे कन्विंस करोगे। शिवम, याद है मुझे। ईशा, तो फिर एक गुड एंड आइडियल पर्सन की तरह अपने प्रॉमिस को अमल में लाते हुए मुझे अपने गिफ्ट के बारे में बता दो।
अदरवाइज़ मैं ये पिज़्ज़ा पूरा खाए बिना ही यहाँ से निकल जाऊँगी। शिवम, तुम एक काम करो, मुझे अपनी पसंद की एक शर्ट खरीद कर दे दो। ईशा, थैंक यू सो मच, बट मैं तुम्हें शर्ट के साथ पैंट भी खरीद कर दूंगी। शिवम, ठीक है, अब तुम जल्दी से अपना पिज़्ज़ा ख़त्म करो क्योंकि तुम्हें आधे घंटे के अंदर तुम्हारी एक फ्रेंड के घर भी पहुंचना है। याद दिलाने के लिए थैंक्स। इतना कहकर ईशा ने दोबारा पिज़्ज़ा खाना शुरू कर दिया। शिवम ईशा को उसकी फ्रेंड के घर ड्रॉप करके वहाँ से सीधा ईशा के घर पहुँचता है और दरवाज़ा खटखटाया। दरवाज़ा ईशा की मम्मी ने खोला। शिवम, नमस्ते आंटी। आंटी, मैं शिवम हूँ। ईशा और मैं एक ही ऑफिस में काम करते हैं। घर का दरवाज़ा खोलकर बाहर आई सुमन जी, जो सवालिया निगाहों से शिवम को देख रही थी। शिवम का परिचय सुनकर उनके चेहरे पर नजर आ रही उलझन के चिन्ह एकाएक गायब हो गए। सुमन जी, सॉरी बेटा, मैंने तुम्हारे बारे में ईशा से काफ़ी कुछ सुना है, पर तुम्हें कभी देखा नहीं था, इसलिए पहचान नहीं पाई। आओ, अंदर आ जाओ। सुमन जी ने खुशी का इजहार करते हुए दरवाजे के सामने से एक तरफ हटते हुए कहा। सुमन जी, बेटा, तुम ईशा को कॉल करके नहीं आए क्या? वो तो अपनी किसी दोस्त के यहाँ उससे मिलने गई है। दरवाज़ा बंद करते हुए सुमन जी ने शिवम से कहा। शिवम, नहीं आंटी, मुझे पता है कि वो इस समय घर में नहीं है। वो एक्चुअली मैं जानबूझकर उसकी एब्सेंसी में यहाँ आया हूँ क्योंकि मुझे आपके साथ जो ज़रूरी बातें करनी है वो उसकी मौजूदगी में नहीं की जा सकती। बट डोंट वरी, मैं आपके साथ कोई ऐसी बात करने नहीं आया हूँ जिसकी वजह से आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत है। मैं सिर्फ आपसे ईशा के कभी शादी ना करने के डिसीजन का रीज़न जानने आया हूँ। सुमन जी, बेटा, आज के ज़माने में भी लोग एक दूसरे के बारे में इतना सोचते हैं, ये जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। वैसे मुझे ईशा ये बता चुकी है कि तुम उसके ये डिसीजन चेंज करवाने के लिए हमेशा कोशिश करते रहते हो, पर मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि उसके इस डिसीजन की वजह न बताने पर इसके बारे में पूछने मेरे पास आ जाओगे। तुम बैठो, मैं तुम्हारे खाने पीने के लिए कुछ लेकर आती हूँ और तुम्हें आराम से उसके इस डिसीजन के पीछे की वजह बताती हूँ। शिवम, आंटी जी, आप मुझे कुछ खिलाने पिलाने की चिंता छोड़िए और मेरे पास बैठकर वो वजह बता दीजिए जिसे जानने मैं यहाँ आया हूँ, क्योंकि कुछ खाने पीने के चक्कर में ईशा आ गई तो वो हम दोनों की इस मैटर पर कोई बात नहीं होने देगी। वैसे भी मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही कॉफ़ी पी थी। सुमन जी, बात तो तुम्हारी बिल्कुल सही है। चलो, पहले तुम्हें जो वो वजह बता देती हूँ, फिर आराम से कुछ खा पी लेना। तुम सिर्फ 1 मिनट वेट करो, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ और फिर तुम्हें अतीत की वो दर्द भरी कहानी सुनाती हूँ जिसकी वजह से ईशा कभी शादी न करने की जिद पकड़ कर बैठी है। सुमन जी किचन में चली जाती हैं। किचन से वापस आकर सुमन जी ने पानी का ट्रे शिवम की ओर बढ़ाया और उससे एक गिलास शिवम ने उठाने के बाद वो एक गिलास खुद उठाकर शिवम के सामने वाले सोफे पर बैठ गई और पानी पीकर उन्होंने अपनी बात बतानी शुरू की। बेटा, ईशा के इस डिसीजन की वजह उसके साथ घटी कोई भी घटना नहीं है, बल्कि मेरा अतीत है। ये उन दिनों की बात है जब मैं कॉलेज में पढ़ती थी। उन दिनों मेरी आंखों में कुछ वैसे ही खूबसूरत सपने थे जैसे किसी भी 20-22 साल की लड़की की आंखों में होते हैं, और मेरी आंखें अक्सर कॉलेज के लड़कों की भीड़ में एक ऐसे लड़के की तलाश करती रहती थी जो मेरे ख्वाबों का शहजादा बनकर मेरे ख्वाबों को पूरा कर सके। वो राजकुमार एक दिन आए और मुझे अपनी रानी बनाकर ले जाए। इस दौरान एक दिन मुझे पता चला कि कोई मुझे पहले ही अपनी ख्वाबों की शहजादी बना चुका है। ये मुझे उस दिन पता चला जब मेरे क्लासमेट ने मेरे सामने आकर मुझे प्रपोज किया। मैंने उसका वो प्रपोजल तुरंत एक्सेप्ट कर लिया क्योंकि वो स्मार्ट था। हजारों लड़कियां उस पर मरती थी, मेरी नज़रों में वो एक आदर्श लड़का था। हम दोनों के एक दूसरे के साथ प्यार का इजहार होने के बाद एक दूसरे से रोज़ मिलने लगे। रोज़ घंटों हाथों में हाथ डाले बैठे रहते, साथ जीने साथ मरने के वादे होते रहे और दोनों का एक दूसरे के साथ लगाव बढ़ता चला गया। मैं उसे दिलो जान से चाहती थी।
उसे ही अपना सब कुछ समझ बैठी थी। इस बीच एक दिन वह मुझे अपने घर ले गया। वहाँ उसने मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश की, लेकिन मैं उसके इरादे भाप गई और उसके गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मारा और उसके घर से बाहर निकल आई। इस घटना के 3-4 दिन बाद उसने मुझसे माफ़ी मांगी और कहा कि मुझे लगा कि हम शादी तो करने ही वाले हैं, बस इसलिए मैंने ये सब करने की कोशिश की। अगर तुम्हें ये सब पसंद नहीं है तो मैं तुम्हारे साथ दोबारा शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश नहीं करूँगा, वादा करता हूँ। उसके बाद मैंने उसे माफ़ कर दिया और दोबारा उससे दोबारा मिलना-जुलना शुरू कर दिया। मगर उस घटना के बाद मैंने उससे सार्वजनिक जगहों के अलावा कहीं और मुलाकात करना बंद कर दिया, ताकि वो मेरे साथ ऐसा-वैसा कुछ करना भी चाहे, तो भी ना कर पाए। उसने भी मुझे दोबारा किसी ऐसी जगह ले जाने की कभी कोशिश भी नहीं की। तो दोस्तों, इस पार्ट को हम यहीं ख़त्म करते हैं और जानते हैं अगले भाग में कि सुमन जी के साथ ऐसा क्या हुआ, जिसकी वजह से ईशा शादी ना करने के निर्णय पर अटल खड़ी है। तो दोस्तों, ये कहानी का ये पार्ट आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिए और यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।